नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है, साथ ही फोर्स तैनात की गई है। कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध थम नहीं रहा है। ऐसे में किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर फोर्स तैनात की गई है और पूरा बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा और 11वीं शरीफ के मौके पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की प्रबल आशंका के मद्देनजर यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आगामी 1 दिसंबर तक लागू रहेगी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा ने एक बयान जारी कर कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और अन्य व्यक्ति द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन किए जाने की संभावना है, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 27 नवंबर को 11वीं शरीफ और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जा सकती है, जिससे माहौल खराब होने की प्रबल आशंका है। अरोड़ा ने कहा कि इसके मद्देनजर लखनऊ में आगामी 1 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि पीएम मोदी देव दिवाली के अवसर पर वाराणसी में होंगे। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक यूपी शासन से 30 नवंबर को देव दिवाली के दिन प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन की सूचना मिली थी, लिहाजा तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी के देव दिवाली और सारनाथ में पर्यटक विभाग के लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही उनके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। वाराणसी यात्रा के दौरान पीएम NHAI के एक परियोजना का लोकार्पण भी कर सकते हैं, तो ऐसे में सभी विभागों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिवर फ्रंट घोटाले के मुख्य आरोपी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूप सिंह यादव और राम कुमार यादव की रिमांड को कोर्ट ने 4 दिन और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब दोनों आरोपी 28 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। बता दें, पहले इनकी रिमांड 25 नवंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में इसे बढ़ाने की अर्जी डाली थी ताकि आरोपियों से और पूछताछ की जा सके। दोनों आरोपी इंजीनियर घोटाले को लेकर लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। रिवर फ्रंट में ठेकों के नियमों की अनदेखी से लेकर पैसों की बंदरबाट की सारी जानकारी रूप सिंह यादव सीबीआई को दे रहा है। इसके पहले दोनों ने खुलासा किया था कि वो ठेकेदारों से करोड़ों का कमीशन लेकर अपने घर की महिलाओं के नाम पर निवेश करते थे। बता दें, यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को रिवर फ्रंट घोटाले में न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट, गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज भेजे गए थे। इसके आधार पर केंद्र ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। हाथरस कांड में सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दिखा दी है। बाद में रिपोर्ट रजिस्ट्री के जरिए अदालत को भेजी जाएगी। सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए चारों आरोपियों को गांधीनगर में पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग के लिए ले जाया गया था। सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूरी जांच 10 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। सीबीआई ने जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन राय की खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान ये बातें कही। अदालत ने सुनवाई के दौरान हाथरस की डीएम को अभी तक नहीं हटाने को लेकर नाराजगी जताई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल विनोद कुमार शाही ने हलफनामे के जरिए कहा कि डीएम प्रवीण कुमार का कार्य संतुलित और सद्भावना से पूर्ण रहा है। उन्हें कुछ राजनीतिक दल वहां से हटाना चाहते हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो अच्छा काम करने वाले अधिकारी हतोत्साहित होंगे।
साथ ही एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि डीएम के खिलाफ कोई भी शिकायत पीड़ित परिवार ने नहीं की है और न ही डीएम के द्वारा किसी तरीके की गलती की बात सामने आई है। बता दें, मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपी निलंबित जेई की रिमांड के लिए सीबीआई की अर्जी को अदालत ने कई शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। बांदा की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को जेई की 5 दिन की रिमांड दी। साथ ही आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमित आरोपी से सीबीआई पीपीई किट पहनकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी जूनियर इंजीनियर का कोविड टेस्ट कराया गया था, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीबीआई 26 नवंबर सुबह 9 बजे से लेकर 30 नवंबर शाम 4 बजे तक आरोपी जेई को रिमांड पर रखेगी। अदालत ने आरोपी जेई को इस दौरान अपना एक वकील साथ रखने की अनुमति दी है। 7 पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ने कई तारीखों में रिमांड अर्जी पर हुई बहस की तर्कों और तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी राम भवन के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जेल अधीक्षक से मिली थी। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन में रखना है। रिमांड में सीबीआई आरोपी को आइसोलेशन में रखकर पीपीई किट पहनकर केंद्र राज्य सरकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूछताछ करनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान अब बाकी राज्यों को भी पसंद आने लगा है। महादेव की नगरी काशी की साफ सफाई आंध्र प्रदेश सरकार को इतनी भा गई कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने प्रदेश में भी काशी की स्वच्छता प्रणाली को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने प्रमुख सचिव प्रवीण प्रकाश को काशी आकर यहां के सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। रेड्डी के निर्देश पर प्रवीण प्रकाश 28 और 29 नवंबर को इस बाबत वाराणसी आएंगे। साथ ही सीएम ऑफिस को लेटर भेजकर आंध्र प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बनारस में हुए कार्यों की तारीफ की है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हुए कार्यों की देश विदेश में खूब सराहना हो रही है। सिंगर से यौन शोषण के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली विधायक, उनके बेटे और एक अन्य की गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने विधायक विजय मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा और उनके दोस्त विकास मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बता दें, भदोही के गोपालगंज थाने में दर्ज एफआईआर में पीड़ित महिला सिंगर ने आरोप लगाया है कि ज्ञानपुर विधायक उसका साल 2014 से यौन शोषण कर रहे हैं। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।